अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अब्दुल्ला खुरम फ्रॉम एडम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन। इस वीडियो में मैं आज आपको एडम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के करिकुलम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आपके लिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मेरी कोशिश होगी कि आपको समझ आ सके उन सब्जेक्ट्स की, कोर्सेज़ की। ऑल्दो द करिकुलम इज़ प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द वेबसाइट, बट आई थॉट कि मैं स्टूडेंट्स को उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकूं, जितनी मैं कोशिश कर सकूं आपके लिए ईजी करने के लिए। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको आसानी से समझ आ सके। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें मैंने इस तरह से किया है कि सेमेस्टर वाइज भी उसको सिंप्लीफाई कर दिया है और साथ में लिख दिया है कि जिस तरह से ईयर वाइज, अगर फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर है तो साथ में उसके आपको मिलेगा कि फर्स्ट ईयर लिखा होगा, ताकि अगर कोई ईयर वाइज सोचता है किसी सब्जेक्ट को तो यहाँ पर उसको कहते हैं सेंट्रल एशिया में उसको कहते हैं कि कोर्स 1 और कोर्स 2। तो कोर्स 1 इज इक्वल टू ईयर 1 या फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर आएगा। सो इसी तरह से ये टिल 10th सेमेस्टर 5 साल जो हैं वो कवर होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ फर्स्ट सेमेस्टर और ये है सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, वो किर्गिज़ लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज और साथ में लैटिन लैंग्वेज लर्न करेंगे। किर्गिज़ और रशियन लैंग्वेज इसलिए ज़रूरी है, ये सब्जेक्ट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन द फाइनल ईयर्स, जब आप लास्ट ईयर्स में पहुँचेंगे तो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो लोकल पीपल है, लोकल पॉपुलेशन है, उसको ऑब्ज़र्व करने की जो इंटर्नशिप है एज ए स्टूडेंट वो मिलेंगी। तो उसमें आपको किर्गिज़ और रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो जब पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होगा आपका, वो किर्गिज़ और रशियन लोग होंगे। इसके अलावा यहाँ रहते हुए भी आपको किर्गिज़ और रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए। 5 साल एक तवील वक्त होता है, तो आपको यहाँ पर रहते हुए वो लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये कोर्सेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज, जिसका आगे लैटिन लिखा हुआ है। लैटिन इसलिए ज़रूरी है कि मेडिकल के बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं दे आर लैटिन वर्ड्स। बहुत सारे जो हम वर्ड्स पढ़ते हैं दे आर 90% लैटिन वर्ड्स। सो लैटिन लैंग्वेज आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें आपको उसी से समझ आएंगी। देन बायोलॉजी विद एलिमेंट्स ऑफ इकोलॉजी। तो बायोलॉजी एज ए जनरल और इकोलॉजी को आप स्टडी करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बायोलॉजी को नहीं स्टडी करेंगे तो आप माइक्रोबायोलॉजी को कैसे समझेंगे, आप बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, इनको कैसे समझेंगे। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन केमिस्ट्री, हमारी बॉडी के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस हैं दे आर केमिस्ट्री, सो यू हैव टू स्टडी केमिस्ट्री। देन वेरिएशन सेक्शन इंक्लूडिंग डिसिप्लिन्स ऑन चॉइस, इट्स अबाउट द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो डिफाइन करेगा, और चॉइस की बेसिस पर भी हो सकते हैं, बट इट्स स्टिल द डिसीजन रेस्ट विद द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है। देन जनरल एनाटमी, स्पेसिफिकली जो आपका जो मेडिकल साइंसेस के अंदर जो फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसमें आपकी अवेयरनेस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, दैट इज़ एनाटमी। यू मस्ट नो द नेम्स एंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हम उसमें सिर्फ हैंड नहीं कहते, बल्कि हम उसको डिफरेंट पाम कहेंगे, डॉर्सल रीजन ऑफ द पाम कहेंगे। एनाटमी की जो डिफ्रेंसिएशंस हैं ऑफ प्लेन्स, उनको समझेंगे। सो जनरल एनाटमी जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली मेडिकल टर्म्स में एक्सप्लेन करने के लिए। देन हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड साइटोलॉजी, यानी कि सेलुलर लेवल पर आप उन चीज़ों को समझेंगे। देन होमिनल फिजियोलॉजी। सो होमिनल फिजियोलॉजी का मतलब है ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो ये टर्म मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया ताकि आपको जब आप वेबसाइट के करिकुलम को देखें तो आपको याद आ जाए कि होमिनल फिजियोलॉजी मीन्स ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ अबाउट द फंक्शंस ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। एनाटमी में आप स्ट्रक्चर्स स्टडी करते हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, और फिजियोलॉजी में उसका फंक्शन स्टडी करते हैं। देन किर्गिज़ लैंग्वेज सेकंड सेमेस्टर में दोबारा रिपीट हो रही है ताकि आपकी जो लैंग्वेज है उसकी उसमें और बेहतरी आ सके। रशियन लैंग्वेज दोबारा आ रही है। मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स। मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। नेवर कंसीडर ऑल दी सब्जेक्ट्स जो आपको मेडिकल से लिंक्ड नहीं लगते, इनको कभी भी अनइम्पॉर्टेंट ना समझें, बिकॉज दे आर समहाउ दे आर द बेसिस ऑफ ऑल अदर मेडिकल सब्जेक्ट्स। सो मैथमेटिक्स एज अ फिजिशियन, आप जब एक हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं तो आपको कैलकुलेशंस करनी होती हैं, आपको फ्लूइड डायनेमिक्स आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए पेशेंट के जो ब्लड प्रेशर्स हैं वो क्या है, नंबर्स हैं। ब्लड प्रेशर के अलावा पेशेंट को जो फ्लूइड्स लगने होते हैं, रिंगर लैक्टेट लगना है, नॉर्मल सलाइन लगना है, उसको ग्लूकोज लगना है, तो आपको पहले उसका सेंट्रल वेनस प्रेशर मेजर करना है, उसकी जो मैथमेटिक्स है वो करनी है, और उसके बाद आपको उसको बताना है कि आपको पता होना चाहिए कि कितना उसके जो फ्लूइड लगना है उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। देन यू हैव टू मेजर द ड्रॉप्स ऑफ अ ड्रिप।
तो उसके लिए भी मैथमेटिक्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स का बहुत रोल है मेडिकल साइंसेज में एज ए फिजिशियन। देन इन्फॉर्मेटिक्स, आपको कंप्यूटर साइंसेज आनी चाहिए, क्योंकि अब कंप्यूटर साइंस के अलावा गुजारा नहीं है किसी भी फील्ड के अंदर। तो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर आप कंप्यूटर साइंसेज सीखते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ सीखते हैं, ताकि आप जो सॉफ्टवेयर है, मेडिकल सॉफ्टवेयर हैं, उनको यूज़ कर सकें। फिजिक्स, अगेन एज अ फिजिशियन you must know physics and mathematics, because you are dealing with the numbers, you are dealing with the rules and regulations of human body, कि जिसमें कुछ चीज़ें रूल्स की तहत, नंबर गेम्स के तहत चल रही हैं, उसमें आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, आप जस्ट किसी को ड्रिप नहीं लगा सकते। यू मस्ट नो द एग्जैक्ट नंबर्स एंड यू मस्ट नो द फिजिक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देन फिलोसफी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन अप योर माइंड, ओपन अप योर थिंकिंग। फिलोसफी को भी आपने कभी भी एक ऐसे कंसिडर नहीं करना कि इट्स नॉट आवर कंसर्न सब्जेक्ट, हमें इससे क्या लेना देना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स यू द इंसाइट्स into the thinking, it gives you insights of the societies, it gives you insights of the human itself. So then Manas studies, as you know, you are living in Kyrgyzstan and you must know the cultural values of the country where you are residing for study. So Manas studies are very important. Just like if someone comes to Pakistan, they must know the rules and regulation, the culture, the norms of Pakistani, the tradition of Pakistani society, so that they can adjust with the people. So these are very important. Then general and clinical biochemistry. Biochemistry is like again chemistry, जो कि आपकी बॉडी की केमिस्ट्री है, so we call it biochemistry. Like अगर हमारे अंदर जो स्टमक है उसके अंदर फूड डाइजेशन में बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, एसिड बेस मैकेनिज्म है, हमारे ब्लड के अंदर एक पीएच है, उसकी एसिड बेस मैनेजमेंट है, रेस्पिरेशन से हमारी एसिड बेस मैनेजमेंट हो रही होती है। सो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिस्ट्री। देन जनरल एनाटमी, अगेन इट इज़ रिपीटिंग, और उसमें वही एनाटमी के आप प्लेन्स, आप स्ट्रक्चर्स, आप नॉमेनकुलेचर सीखते हैं, किसी ऑर्गन को किस तरह से पुकारना है, उसका क्या नाम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Then histology, embryology, cytology, again it is repeating. Histology, embryology. Histology is the study of cellular structures. अगर हम फॉर एग्जांपल जनरल एनाटमी के अंदर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसमें ब्लड वेसल्स, हार्ट और उसको डिस्कस कर रहे हैं। देन इन हिस्टोलॉजी, जब हम हिस्टोलॉजी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डिस्कस करते हैं, वी स्टडी द सेलुलर लेवल ऑफ ईच स्ट्रक्चर। लाइक हार्ट के जो सेल्स हैं उनको स्टडी अलग से करते हैं, आर्टरीज के सेल्स को अलग करते हैं, वेन्स के सेल्स को अलग स्टडी करते हैं, एंड इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट हाउ दीज स्ट्रक्चर्स आर देयर एंड हाउ दे रिएक्ट टू द डिजीजेज एंड हाउ दे रिएक्ट टू द मेडिसिन्स। देन अगेन ह्यूमन फिजियोलॉजी, द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। लाइक अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो आप उसमें ह्यूमन बॉडी के जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। देन इन थर्ड सेमेस्टर यू स्टडी जनरल एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, अगेन जो कि सेकंड सेमेस्टर में थी, रिपीट किए जाएंगे कुछ चीज़ें जो उसमें कुछ सिस्टम्स उसमें कवर हो जाएंगे सेकंड सेमेस्टर में, और फिर कुछ सिस्टम्स जो हैं वो थर्ड सेमेस्टर में होंगे। सो यहाँ पर आपको एक और चीज़ मालूम होगी कि यहाँ पर सिस्टम वाइज स्टडी किया जाता है, रीजन वाइज नहीं किया जाता। तो सिस्टम वाइज अगर हम जनरल एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो सिस्टम वाइज हम उनको स्टडी कर रहे होंगे। देन माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, आजकल तो वैसे ही इसका बहुत ज़्यादा चर्चा है ड्यू टू कोरोना वायरस। वायरोलॉजी आपके सामने है कि इट्स अ वायरस, एंड इस जितना आपको वायरोलॉजी पे ग्रिप होगी उतना आप इस वायरस को डील करना जानेंगे। सो हमें नहीं पता कि आगे क्या क्या इन्फेक्शंस आने हैं दुनिया में, कैसी कैसी एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स आनी है, तो हमारा ये नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। सो एज अ मेडिकल स्टूडेंट इन सब्जेक्ट्स को आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना, इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, खासतौर पे वायरोलॉजी को। देन पैथोलॉजिकल एनाटमी मीन्स कि जब एनाटमी में कोई ख़राबी आती है उसको कहते हैं हम पैथोलॉजिकल एनाटमी। सो जब एनाटमी में ख़राबी आती है दैट बिकम्स अ डिजीज़, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। देन पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी, इट्स लाइक वी आर स्टडिंग पैथोलॉजी, पैथोलॉजिकल एनाटमी एंड पैथोलॉजिक फिजियोलॉजी। देन प्रोपेड्यूटिक थेरेपी, ये आपको करिकुलम में वर्ड मिलेगा, प्रोपेड्यूटिक थेरेपी और प्रोपेड्यूटिक टू सर्जरी। प्रोपेड्यूटिक का मतलब है इंट्रोडक्शन, यानी कि बेसिक्स ऑफ थेरेपी मीन्स बेसिक्स ऑफ मेडिसिन। सो थर्ड सेमेस्टर से आप मेडिसिन को स्टडी करना शुरू कर देते हैं। यू में फाइंड कि आप अभी फ़िलहाल अगर फ़र्ज़ करें आप थर्ड सेमेस्टर में, तो आपको लग रहा होगा कि कोई सब्जेक्ट हमने इसमें से भी शुरू नहीं किया। द रीज़न बीइंग ये भी हो सकता है कि वो थर्ड सेमेस्टर के सेकंड हाफ
मॉड्यूल के बाद आप उनको स्टडी करें। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि ड्यू टू द पेंडेमिक, उसकी वजह से जो एकेडमिक सिस्टम पूरी दुनिया में डिस्टर्ब हुआ है, उसकी वजह से हो सकता है कि आपका कोई कोर्स जो आपने सेकंड सेमेस्टर में मिस किया हो वो अब आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, और उसको किसी ना किसी तरह से हम थर्ड में कवर करें या फोर्थ में उसको एडजस्ट करें। सो एडजस्टमेंट इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन। इसकी वजह से आपने परेशान नहीं होना कि हम अब थर्ड सेमेस्टर में हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ी और अब हम फोर्थ सेमेस्टर में। सो यू शुड नॉट वरी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, क्योंकि ये आपके क्रेडिट आवर्स हैं तो ये कवर होंगे लाजमी। जब आप यहाँ से कंप्लीट करके जाएंगे स्टडीज़ तो आपका सब कुछ पढ़ के जाएंगे यहाँ से इंशाल्लाह। सो प्रोपेड्यूटिक टू थेरेपी मीन्स इंट्रोडक्शन और बेसिक्स ऑफ मेडिसिन, जिसके अंदर मेडिसिन के अंदर तमाम डिजीज़ आ जाती हैं और उसमें भी हम सिस्टम वाइज चलेंगे। देन प्रोपेड्यूटिक टू पीडियाट्रिक्स, यानी कि बच्चों की जो डिजीज़ हैं उनके हवाले से स्टडीज़ करेंगे इसमें। देन मेडिकल अटेंडेंस, मेडिकल अटेंडेंस मीन्स कि किस तरह से पेशेंट को रिसीव करना, पेशेंट को उसके जो जैसे कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करना, तो मेडिकल अटेंडेंस में आप ये लर्न करेंगे। देन रेडियो डायग्नोसिस एंड थेरेपी मीन्स कि रेडियोलॉजी और मेडिसिन का लिंक, कि फॉर एग्जांपल इफ़ अ पेशेंट कम्स विद कफ, तो उसको कफ है तो उसके हम रेडियो डायग्नोसिस में कैसे देखेंगे कि उसकी कफ इज़ ड्यू टू सम इन्फेक्शन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर और लोअर मीन्स अपर ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स। तो हमने उसको देखना है कि क्या रेडियोलॉजिकली क्या डायग्नोसिस हम कर सकते हैं और उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। सो रेडियो डायग्नोसिस एंड थेरेपी मीन्स कि रेडियोलॉजी एंड मेडिसिन। देन हिस्ट्री ऑफ किर्गिस्तान, अगेन इस तरह के आपको सब्जेक्ट्स बीच बीच में मिलेंगे जो कि आप जब किसी होस्ट कंट्री के अंदर हैं तो उसकी हिस्ट्री, उसके ट्रेडिशंस, उसके कल्चर को जानना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ये आपके लिए इसमें थर्ड सेमेस्टर में इंक्लूडेड है। देन फोर्थ सेमेस्टर में वेरिएशन सेक्शन अगेन और डिसिप्लिन ऑन चॉइस, ये लास्ट में अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट टू डिसाइड विद द कमेटी के वो आपको इसमें कौन से सब्जेक्ट्स रखेंगे, होंगे ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड। मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, अगेन वही जो आपने देखा था इन द सेकेंड सेमेस्टर, उसकी एडवांस लेवल पर आप स्टडी करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी जो आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी उसके नेक्स्ट लेवल को पढ़ेंगे। देन at the fourth semester, which is the second year, you start basic pharmacology. So basic pharmacology is the study of drugs, medicines, कि कौन कौन सी medicines हैं, उनके बायोकेमिकल फार्मूलाज, उनके बायोकेमिकल एक्शन जो है ह्यूमन बॉडी पे वो क्या हैं और उनके केमिकल फार्मूलाज क्या हैं। सो यू स्टडी इन द बेसिक फार्माकोलॉजी अबाउट द मेडिसिन एंड ड्रग्स। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटोमस्क्यूलर लिखा हुआ है, बेसिकली इट्स मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। हार्ट वास्कुलर सिस्टम लिखा हुआ है, इट्स बेसिकली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड हिमेटोपोइटिक। सो दीज आर द सिस्टम्स जो कि आप स्टडी करेंगे, सिस्टम वाइज इनको स्टडी करेंगे, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। एंड देन हिमेटोपोइटिक मीन्स कि हाउ ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। देर आर डिजीजेज इन विच patients are having problems in their production of blood. So hematopoietic एक अलग सब्जेक्ट है यहाँ पर, इट्स अ गुड थिंग। और करिकुलम के हवाले से जनरली मैं ये बात करूँगा कि जो यहाँ का करिकुलम है मैंने देखा है कि इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट competent curriculum as compared to the curriculum in Pakistan of certain very important universities in Pakistan. So यहाँ इनका जो ये करिकुलम का जो मेथड है, चीज़ें जो इन्होंने डील की हैं, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स इन्होंने और सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। देन प्रोपेड्यूटिक, इंट्रोडक्शन टू सर्जरी, अगेन इट्स अबाउट इंट्रोडक्शन टू सर्जरी, के सर्जरी में बेसिकली क्या अप्रोचेज़ हैं, हाउ सर्जरी इज़ परफॉर्म्ड, वेयर सर्जरी इज़ परफॉर्म्ड, on what diseases surgery is necessary and how to perform it. So यहाँ पर आप बेसिक्स पढ़ेंगे, देन इन एडवांस लेवल आप सेमेस्टर 6 में उसकी आप एडवांस लेवल पर जाएंगे। अगेन बेसिक फार्माकोलॉजी जो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में भी थी, और फिर नर्वस सिस्टम वाइज स्टडी होगी, नर्वस सिस्टम को पूरा डिटेल से आप पढ़ेंगे। करंटली सेमेस्टर 5 को मैं नर्वस सिस्टम अभी पढ़ा रहा हूँ। और देन एंडोक्राइन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम, we will be starting soon the urinary system on this Saturday inshallah, and common hygiene, stomatology, common hygiene इस वक्त 5th semester पढ़ रहे होंगे। it's about कि how to be in a healthy state में किसी पेशेंट को कैसे रखा जाए, हेल्दी स्टेट में डॉक्टर कैसे रहे, इट्स ऑल अबाउट
to live a healthy life and to educate yourself what is healthy lifestyle. और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हॉस्पिटल क्लीनिनेस आ जाती है, इसमें सेल्फ क्लीनिनेस आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें, एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल ओरल हाइजीन इज़ अ सब्जेक्ट इन डेंटिस्ट्री, सो इट्स ऑल अबाउट कि इसमें आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट की ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है, उसके दांत ख़राब हैं और वो अपने दांत साफ़ नहीं रखता और उसके दांतों में कोई इन्फेक्शन है, दैट इन्फेक्शन इन द टीथ, दैट इन्फेक्शन इन द ओरल कैविटी कैन कॉज कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं. द बैक्टीरिया लिविंग ऑन द टीथ मे कॉज इन्फेक्शन इन द पेरिकार्डियम और इन द हार्ट चैम्बर्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाइजीन. द नेक्स्ट इज स्टोमेटोलॉजी. इट्स ऑल अबाउट डेंटिस्ट्री और ओरल हेल्थ. सो ये दोनों साथ साथ ही कुछ लिंक हम कह सकते हैं इनको, लेकिन स्टोमेटोलॉजी पूरा सेपरेट एक ओरल और डेंटल से रिलेटेड स्टडी होगी. कॉमन हाइजीन में उसमें जस्ट एक पार्ट होगा ओरल हाइजीन का. देन बायोएथिक्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. बायोएथिक्स को आपने बहुत डीपली स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज इट्स अ सब्जेक्ट दैट मेक्स द डिफरेंस. इट मेक्स यू अ गुड डॉक्टर. जिन लोगों ने बायोएथिक्स अपने टाइम में नहीं पढ़ा, जिनको हम कह सकते हैं आज से कुछ 15-20 साल पहले, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता. जिन लोगों ने बायोएथिक्स पढ़े हैं उनको बहुत सारी चीज़ें पता है. बायोएथिक्स इज़ लाइक मेकिंग यू मोर ह्यूमन, मेकिंग यू मोर एक्सेप्टेबल टू अदर एंड मेकिंग यू अंडरस्टैंड अदर पीपल. कि आपके पास जो पेशेंट आ रहा है वो किस प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, मेंटली और सोशली, तो आप उसमें कुछ एथिक्स सीखते हैं पेशेंट को डील करने के. और डॉक्टर पेशेंट को डील करने के सीखता है, और आप साथ ही एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल स्टूडेंट लर्न कर रहे होते हैं कि पेशेंट अगर बुरा बिहेव कर रहा है तो उसको कैसे डील करना है, या पेशेंट डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहा है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो उस सिचुएशन को कैसे डील करना है. इसमें जेंडर डिफरेंसेस को भी डील करना सिखाया जाता है कि किस तरह से आपने एज ए मेल डॉक्टर हैं तो फीमेल पेशेंट को कैसे बायोएथिकली डील करना है, और अगर आप फीमेल डॉक्टर हैं तो मेल पेशेंट्स को, या आपकी वहाँ पर सिनेरियो ख़राब हो जाता है, जैसे कि हम सुनते हैं कि हॉस्पिटल में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं. सो इन बायोएथिक्स यू स्टडी द साइंस ऑन हाउ टू मैनेज डिफरेंट सिनेरियोज एथिकली. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. देन अगेन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कर सकते हैं, प्रपोज करते हैं कि कौन सा आप स्टडी करेंगे. देन पैथोलॉजिकल एनाटमी, अगेन पैथोलॉजी आ जाएगी यहाँ पर, और पैथोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ डिजीज़, द स्टडी ऑफ एनाटमी हैविंग प्रॉब्लम. जब एनाटमी में कोई ख़राबी आती है तो वो पैथोलॉजी बन जाती है. सो पैथोलॉजिकल एनाटमी. देन एंडोक्राइनोलॉजी, आगे थेरेपी और मेडिसिन. बेसिकली आप मेडिसिन के कंटेक्स्ट में, हेल्थ के मैनेजमेंट के कंसेप्ट में, मेडिकल मैनेजमेंट के कंसेप्ट में एंडोक्राइनोलॉजी को स्टडी करेंगे. एंडोक्राइनोलॉजी इज़ द स्टडी अबाउट द हार्मोनल सिस्टम, जो कि आपके पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू फंक्शन कर रहा होता है, और आपके कुछ रिस्पॉन्सेज इससे बॉडी के जो हैं वो डील करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक जो आपकी शुगर है, डायबिटीज़ है, वो आपके एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर आती है ये स्टडी डायबिटीज़ की. देन हेमाटोलॉजी, एक आपने हेमाटोपोइटिक 4th सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट आएगा. इट्स अबाउट हाउ द ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट आर द डिजीजेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इन द ब्लड सेल प्रोडक्शन, व्हाट आर द डिजीजेज इन द ब्लड सेल प्रोडक्शन. एंड देन in 6th semester you have hematology. Hematology is the study of blood. इसमें blood के different components आ जाते हैं, blood की different diseases आ जाती हैं. There are a lot of diseases of the blood. So then internal diseases, like it's also called internal medicine. इंटरनल मेडिसिन का कुछ हद तक एंडोक्राइनोलॉजी से, हार्मोन से भी लिंक है, लेकिन इसके अंदर आप ज़्यादातर जो आप डिजीज़ पढ़ेंगे दैट इज़ जो विसरल ऑर्गन्स की डिजीज़ हैं, लाइक लंग्स हैं आपके, लाइक आपके जो स्टमक है, लाइक आपके लिवर है, इंटेस्टाइन्स हैं. तो आपके जो पूरे बॉडी में मेजर ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उनकी डिजीज़ को स्टडी करेंगे. देन चिल्ड्रन डिजीज़, अगेन इट्स लाइक पीडियाट्रिक और आउट पेशेंट पीडियाट्री मीन्स कि जो बच्चों की जो डिजीज़ हैं, जो कि बुखार, लाइक नज़ला ज़ुकाम बुखार, तो उसको आप यहाँ पर चिल्ड्रन डिजीज़ में स्टडी करेंगे. देन सर्जिकल पैथोलॉजी और आउट पेशेंट सर्जरी, इसमें अगेन के जो ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर लाइक ट्यूमर्स डेवलपमेंट हो जाती है, अल्सर्स बन जाते हैं, तो ये दीज आर बेसिकली सर्जिकल पैथोलॉजीज़. सो इन सब्जेक्ट्स में आप वो पढ़ेंगे. देन
डर्मेटो वेनरोलॉजी, इसमें आप स्किन से रिलेटेड जो है डिजीज़ पढ़ेंगे। देन ऑप्थेल्मोलॉजी, आंखों से रिलेटेड स्टडी करेंगे। एंड ऑटोराइनोलारिंजोलॉजी, इट्स अबाउट ENT, जो आपने पाकिस्तान में एक नाम सुना होगा, ENT, आइज, nose and throat. So these are all linked, and in medical term we call it otorhinolaryngology. So ENT diseases आप इसके अंदर पढ़ेंगे। ये वार्ड होता है, आपने देखा होगा ENT वार्ड, जिनको कान गला सूज जाता है, कभी नाक के कभी मसले, कभी कानों के मसले, कभी कानों से पस निकल रही, ऐसे पेशेंट्स बेसिकली ENT के अंदर आते हैं। Then in 7th semester you have occupational diseases. Occupational diseases क्या होती हैं? Like कुछ पेशेंट्स होते हैं जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है? वो दे आर वर्किंग इन द सीमेंट फैक्ट्री एज ए लेबर, सो दे हैव लंग कैंसर्स। सो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के अंदर आप इस तरह की डिजीज़ को स्टडी करते हैं जो किसी ऑक्यूपेशन से लिंक्ड होती हैं। ड्राइवर्स आपके पास आते हैं, दे हैव प्रॉब्लम्स विद देयर बैक बोन, बिकॉज सारी ज़िंदगी वो गाड़ी चलाते आए हैं तो झटके लगते हैं और उनकी जो बैक बोन है वो इफेक्ट हो जाती है ड्यू टू अ सर्टेन पोस्चर दैट दे यूज टू ड्राइव द व्हीकल्स लाइक ट्रक्स। इसी तरह से बहुत सारी और ऑक्यूपेशंस होती हैं जिनसे रिलेटेड डिजीज़ होती हैं। देन इंटरनल डिजीज़, अगेन वही विसरल ऑर्गन्स और दूसरे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज़। चिल्ड्रन डिजीज़ रिपीट हो रहा है, सर्जिकल पैथोलॉजी रिपीट हो रहा है 7th सेमेस्टर के अंदर। रिपीट मीन्स कि आपने जो कुछ पढ़ा होगा बेसिक लेवल पर कुछ सिस्टम्स पढ़े होंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में आप उसको एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। देन पीडियाट्रिक सर्जरी एंड ऑपरेटिव सर्जरी, इसमें अब आप पीडियाट्रिक सर्जरी ज़रा डिटेल से जाएंगे। पीडियाट्रिक सर्जरी में कुछ पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको जो सिर्फ बच्चों में उनको सर्जिकली ऑपरेट करके ठीक किया जाता है, ताकि उसी लेवल पर उनको, जो पीडियाट्रिक लेवल पर ही उनको मैनेज कर लिया जाए, ताकि जब वो बड़े हों तो वो इश्यूज़ ना हो। तो वो आप पीडियाट्रिक सर्जरी के अंदर पढ़ेंगे। देन ऑपरेटिव सर्जरी, लाइक द प्रोसीजर इन विच यू हैव टू ऑपरेट द बॉडी एंड रिमूव सर्टेन ट्यूमर्स एंड रिमूव सर्टेन थिंग्स, लाइक कोई सिस्ट बन जाती है या किसी, फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स, जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, यू हैव टू रिमूव इट, सो यू स्टडी दोज थिंग्स इन ऑपरेटिव सर्जरी। देन न्यूरोलॉजी विद द बेसिक्स ऑफ न्यूरोसर्जरी, तो न्यूरोलॉजी को भी स्टडी करेंगे, साथ न्यूरोसर्जरी के साथ उसको लिंक करते हुए इसमें स्टडी करेंगे। द स्टडी अबाउट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड योर नर्व्स। मेडिकल जेनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने कभी हल्का नहीं समझना इस सब्जेक्ट को। दिस इज़ अबाउट कि जेनेटिक्स इतना इम्पॉर्टेंट है कि देर आर सर्टेन डिजीज़ जो कि सिर्फ जेनेटिक्स से लिंक है। सो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जो है दुनिया जो है वो इस तरफ आ रही है कि वो जेनेटिकल एनालिसिस करके जीन का जो जीनोम है वो स्टडी कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल सर्टेन पीपल, पाकिस्तान है जैसे, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसके अंदर 22 करोड़ आवाम रहती है, जो कि बहुत सारे मुल्कों में इतने लोग नहीं रहते। हमारे एक शहर की पॉपुलेशन किर्गिस्तान की पूरी मुल्क की पॉपुलेशन जितनी है। लाइक अगर मैं एक सिर्फ मुल्तान की बात करूं, जो कि हम छोटा सा शहर समझते हैं, उसकी पॉपुलेशन किर्गिस्तान एज ए कंट्री से ज़्यादा है, एक शहर की पॉपुलेशन। सो जस्ट कंसीडर के लाहौर की पॉपुलेशन जो है वो किर्गिस्तान से 3 गुना ज़्यादा है, इस कंट्री की पॉपुलेशन से 3 गुना ज़्यादा है। सो अब कहने का मतलब ये था कि देर आर डिफरेंट सिटीज़ इन पाकिस्तान हैविंग डिफरेंट जेनेटिक मेकअप and they have different diseases, like people in KPK, people living in Kashmir, they are different. People living in Punjab, North Punjab, they are different genetically than the people living in the South Punjab. People living in Karachi and Sindh have genetical makeup different than the people living in the Balochistan. So all of these people have different genetical makeup and they have different genetical diseases. So in medical genetics you study about the importance of genetics एंड द डिजीज़। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको यहाँ पर एक लिंक करूँगा। रीसेंट कोरोना वायरस पेंडेमिक के अंदर हमने देखा कि देयर इज़ अ रिसर्च गोइंग ऑन कि वाई सर्टेन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ आर मोर अफेक्टेड दैन सर्टेन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। तो उसके पीछे भी जेनेटिकल मेकअप हो सकता है जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि जीन्स डिफरेंट की वजह से कुछ लोग पकड़े जाते हैं इस बीमारी में और कुछ लोग बच जाते हैं। देन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, यहाँ से 7th सेमेस्टर से क्लिनिकल सर्जिकल सब्जेक्ट्स, जैसे आपने देखा कि पीडियाट्रिक सर्जरी, ऑपरेटिव सर्जरी स्टार्ट हो गए, तो ये भी एक सर्जिकल और क्लिनिकल और मेडिकल सब्जेक्ट है। ऑब्स्टेट्रिक्स डील्स विद द डिलीवरी एंड विद द मदर एंड द वूम्ब एंड द चाइल्ड जो अभी बॉर्न नहीं हुआ, एंड गायनोकोलॉजी डील्स विद ओनली द डिजीजेज ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी में ये फ़र्क है, एक में डिलीवरी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं और सर्जरीज
हैं और स्टडी है कि क्या आपने कैसे ये प्रोसीजर्स करने, और गायनोकोलॉजी इज़ अबाउट डिफरेंट डिजीज़ जिसमें ज़रूरी नहीं कि डिलीवरी या जो बर्थ का प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व हो। गायनोकोलॉजी इज़ जस्ट अबाउट द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव डिजीज़। देन ऑक्यूपेशनल डिजीज़ अगेन ये रिपीट हो रहा है, इसमें मे बी नेक्स्ट लेवल पे कुछ यहाँ पर सिस्टम्स वाइज पढ़ाएंगे और फिर कुछ सिस्टम जो है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के बाद में पढ़ाएंगे। देन अगेन सेमेस्टर 8 के अंदर इंटरनल डिजीज़ रिपीट हो रहा है जो कि 7th सेमेस्टर में भी था और 6th सेमेस्टर में भी था। सो इंटरनल ऑर्गन की डिजीज़ बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो रिपीट हो रहे हैं या उनको एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाएगा। देन चिल्ड्रन डिजीज़ अगेन आ गया, सर्जिकल पैथोलॉजी अगेन आ गया, इट्स अ गुड थिंग। Then very important subject traumatology, orthopedics and clinical and children trauma. So the leading cause of death in Pakistan or throughout the world is trauma. किसी भी डिजीज़ से ज़्यादा जो लोगों की डेथ हो रही है is because of trauma. So traumatology बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये आपने स्टडी करना है और मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये पढ़ाऊँगा क्योंकि 6th सेमेस्टर के अंदर ये आया था। 5th सेमेस्टर में शायद उनको उस वक्त ये जो तरतीब है ये डिफरेंट थी, तो उन्होंने ट्रामाटोलॉजी मेरे से पढ़ा था और बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है। इसमें आप चीज़ों को लॉजिकली लिंक करते हैं और बहुत अच्छी मैनेजमेंट आप प्रोटोकॉल बनाते हैं। सो ट्रामाटोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से कोई ट्रॉमा, कोई जो इंजरी है वो बॉडी को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है और आप उसको किस तरह से रोक सकते हैं, आप वो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स समझते हैं, इसके अंदर सीखते हैं। देन अगेन यहाँ पे यूरोलॉजी आ गया और फिर उसके बाद ऑन्कोलॉजी नया सब्जेक्ट आ गया 8th सेमेस्टर के अंदर। ऑन्कोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कैंसर्स एंड ट्यूमर्स। सो देन वी हैव क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, यहाँ पर हम डिजीज़ से रिलेटेड, वहाँ पर हमने जो फार्माकोलॉजी पढ़ी थी बेसिक फार्माकोलॉजी, वो हमने बेसिकली बेसिक फार्माकोलॉजी इज़ अबाउट कि हमने फार्माकोलॉजी की बेसिक समझी और यहाँ पर हम 8th सेमेस्टर से उन मेडिसिन्स को, उन टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स को स्टडी करना शुरू कर देंगे जो कि डिजीज़ में दी जाती हैं। देन रेडियो डायग्नोसिस एंड थेरेपी मीन्स रेडियोलॉजी अगेन आ जाएगा जो कि पहले भी था इन द 3rd सेमेस्टर। सो 8th सेमेस्टर में वो दोबारा रिपीट होकर आएगा, एडवांस लेवल पर आप उसको स्टडी करेंगे। देन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी रिपीट हो गया और इंटरनल डिजीज अगेन रिपीट हो गया। सो मेडिसिन आपके आगे के सेमेस्टर्स जो हैं 7th 8th सेमेस्टर के अंदर मेडिकल के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि 4th ईयर से आप ज़्यादातर मेडिसिन और सर्जरी पढ़ रहे होंगे और यही एक नॉर्म है थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो अभी अगर आप थर्ड ईयर में हैं या 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर के अंदर हैं तो आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्लिनिकल चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट्स योर प्रिपरेटरी फेज फॉर द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स विच आर कमिंग इन द नेक्स्ट सेमेस्टर्स। देन सेमेस्टर 9 जिसमें इन्फेक्शियस डिजीज़ आप पढ़ेंगे जो कि बहुत बड़ा बर्डन है मेडिकल सिस्टम के ऊपर। हर वक्त इन्फेक्शियस डिजीज़ आ रही होती हैं जिनको आप मैनेज करते हैं हॉस्पिटल में। फैमिली मेडिसिन पढ़ेंगे, फैमिली मेडिसिन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि पाकिस्तान में इसकी पॉपुलैरिटी गेन होती जा रही है। फैमिली मेडिसिन मीन्स के जो कि फीवर्स और ऐसी डिजीज़ जो कि एक फैमिली के अंदर हमें मिलती हैं या जिसको हम कह सकते हैं कि इट्स आल्सो रिलेटेड टू कि जो घर के अंदर आप कॉमन डिजीज़ आपको पता होती हैं, घरों में बुखार होता है, खांसी होती है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फैमिली मेडिसिन के अंदर आती हैं। इसमें साथ साथ कुछ प्रिवेंटिव अप्रोचेस भी आती हैं। सिर्फ मेडिसिन या एज अ डॉक्टर आपका मकसद सिर्फ ड्रग्स और मेडिसिन देना नहीं होता, आपका मकसद डिजीज़ को कम करना भी होता है। तो फैमिली मेडिसिन के अंदर प्रिवेंटिव मेडिसिन का एक सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने पेशेंट को ये सिखाते हैं कि किस तरह से वो क्या अप्रोचेस करके अपने आप को डिजीज़ से बचा सकता है, बीमारियों से बचा सकता है और हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। चिल्ड्रन इन्फेक्शियस डिजीज़ आ गया, फिर पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ केयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि एक सीनियर लेवल पे आप 4th ईयर में स्टडी करेंगे, यानी कि 9th सेमेस्टर के अंदर। पब्लिक हेल्थ के अंदर आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट सीखेंगे कि जब एक बहुत बड़े लेवल पर प्रॉब्लम आ जाती है तो किस तरह से उसको एक डॉक्टर की कम्युनिटी, मेडिसिन की जो हेल्थ केयर कम्युनिटी है वो कैसे मैनेज करती है। लाइक 2005 में जब अर्थक्वेक आया था 8 अक्टूबर को, तो उस वक्त ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था पब्लिक हेल्थ, जिसमें लोगों ने अगर ट्रेनिंग नहीं हासिल की थी तो उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ कि जब हॉस्पिटल खुद गिर गया ज़लज़ले से तो उस वक्त कौन था जो लोगों की मदद करता। वहाँ पर जिन लोगों को पब्लिक हेल्थ का नॉलेज था, जिनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट का नॉलेज था, उन लोगों ने स्टेप लिया और उस वक्त जिस वक्त
हॉस्पिटल्स भी तबाह हो गए थे, तो उन्होंने वो फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए और उन लोगों को जो कि बच गए थे उनकी ट्रीटमेंट की, और जिन लोगों की जान बचाई जा सकती थी उनकी जान बचाई। सो पब्लिक हेल्थ के अंदर इसके अलावा एपिडेमियोलॉजी आती है, लाइक कोरोना वायरस को आप कैसे डील कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे इबोला वायरस है, और वायरसेस आते जाते रहते हैं, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है। इन वायरसेस को आप कैसे मैनेज करते हैं पब्लिक हेल्थ लेवल पर, हॉस्पिटल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर, वो आप इसके अंदर स्टडी करते हैं। और इससे रिलेटेड आगे जॉब्स भी होती हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपके जो कई इदारे हैं जिनके अंदर पब्लिक हेल्थ रिलेटेड जॉब्स आपको एज ए डॉक्टर मिलेंगी। देन एपिडेमियोलॉजी, अगेन दिस इज़ रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, डिजीज़ का, बीमारियों का फूटना और उनका फैल जाना और उनको कैसे मैनेज किया जाए। ट्रॉपिकल मेडिसिन, लाइक हमारे जो मलेरिया का फीवर है वो ट्रॉपिकल एक डिजीज़ है। इसी तरह से और बहुत सारी ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं जो कि आपके 9th सेमेस्टर के अंदर आएंगी। देन साइकेट्रिक एंड नार्कोलॉजी, इसमें आप एनेस्थीसिया और साइकेट्री को आप स्टडी करेंगे। एनेस्थीसिया मींस के जो एनेस्थीसिया के अलग से आपका एनेस्थीसिया एंड इंटेंसिव के 10th सेमेस्टर में आ रहा है, लेकिन साइकेट्री एंड नार्कोलॉजी में स्पेसिफिकली एनेस्थीसिया नहीं, आप इसके अंदर स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो साइकोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं, कि एक बंदे का जो ब्रेन फंक्शन है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा ड्यू टू सर्टेन केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉब्लम, बायोकेमिकल इश्यूज इन द ब्रेन, और किसी डिजीज़ की वजह से, किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से साइकेट्रिक इश्यूज आ जाते हैं, तो आप उनको किस तरह से डील करते हैं। तो नार्कोलॉजी नारकोटिक्स से है। नारकोटिक्स किसको कहते हैं? नशे को कहते हैं। सो साइकेट्रिक एंड नार्कोलॉजी मीन्स के आप साइकेट्रिक पेशेंट्स को किस तरह से उनकी जो साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं, उनके जो साइकोलॉजिकल आउटबर्स्ट है, उसको किस तरह से ऐसी मेडिसिन और ड्रग्स दे के उसको स्लो डाउन करते हैं कि उनकी जो मेंटल एक्टिविटी है वो कम होती है। आप वो नार्कोलॉजी एंड साइकेट्री के अंदर पढ़ेंगे। सो इसमें बेसिकली ब्रेन एक्टिविटी को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। देन दिस इज सब्जेक्ट कॉल फिजियोलॉजी विच इज़ पल्मोनोलॉजी। ठीक है, तो आपके करिकुलम में इसको फिजियोलॉजी लिखा हुआ है विच इज़ पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द लंग्स एंड द डिजीजेज रिलेटेड टू द लंग्स। देन फैमिली मेडिसिन अगेन आ जाएगा 10th सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर के अंदर। चिल्ड्रन डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्जिकल, पैथोलॉजिकल डिजीज़, एनेस्थीसियोलॉजी, इंटेंसिव केयर एंड क्रिटिकल केयर कंडीशन, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो ICU होता है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, वो जो है आप उसकी मैनेजमेंट, उसमें पेशेंट्स को कैसे डील किया जाता है, वेंटिलेटर पे कब किसी को लगाना होता है, किसको ICU के अंदर लिया जाता है, किस तरह से उनको उसको एनेस्थेटाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स की बात करें तो डिलीवरी के टाइम एक मदर को एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो वो एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है वो आप एनेस्थीसियोलॉजी एंड इंटेंसिव केयर थेरेपी के अंदर पढ़ेंगे। किसी भी ऑपरेशन के बाद पेशेंट को इंटेंसिव थेरेपी के अंदर या क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर, ICU के अंदर भेजा जाता है, सो वो आप प्रोटोकॉल्स जो है इसके अंदर स्टडी करेंगे। देन जनरल फिजियोथेरेपी एंड फिजिकल थेरेपी मीन्स के आपकी जो पेशेंट है अगर वो एक ICU के अंदर है, वो कई दिनों से मूव नहीं कर रहा, तो उसको सिर्फ वैसे पड़ा नहीं रहने देना होता। यू स्टडी अबाउट हाउ द पेशेंट, आप उसमें ये स्टडी करते हैं कि पेशेंट को कौन कौन सी मूवमेंट्स करानी है हमने। सो उसमें आप जनरल फिजियोथेरेपी स्टडी करते हैं। ऑल्दो देयर इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट प्रोफेशन इन द हॉस्पिटल जो ये परफॉर्म करते हैं, बट एज अ डॉक्टर यू नो ऑल द थिंग्स, यू मस्ट नो ऑल द थिंग्स। सो यू स्टडी अबाउट द जनरल फिजियोथेरेपी एंड फिजिकल थेरेपी कि पेशेंट अगर एक हफ्ते से एक ही पोजीशन में ICU के अंदर अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, सो यू मस्ट नो कि उसके जो जॉइंट्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगे, उसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, और अगर जब आप उस जॉइंट को मूव करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट को इंतहाई तकलीफ होगी जब वो इफ़ ही इज़ कॉन्शियस। तो इट्स अ वेरी बिग इशू जो कि लोगों को नहीं पता होता एज ए मेडिकल स्टूडेंट, और जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आपको ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है। देन ऑटोप्सी कोर्स मींस कि किस तरह से किसी ट्यूमर की या किसी भी डिजीज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी को किस तरह से रिमूव करके उसको डायग्नोसिस के लिए भेजना, ये आप स्टडी करेंगे। अगेन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एक दफ़ा रिपीट होगा आपका। एंड देन फोरेंसिक मेडिसिन विद साइंस ऑफ लॉ, यानी कि फोरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कहीं पर फॉर एग्जांपल फायरिंग का वाक़या होता है, कहीं किसी पे गोलियां चलाई जाती हैं, तो वहाँ पर भी मेडिकल एविडेंस की बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको किसी ने गोली मारी है, किस टाइम पे मारी है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है फोरेंसिक मेडिसिन, फोरेंसिक कहते हैं किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के बाद या किसी भी एक्टिविटी के बाद उसकी पीछे बैकग्राउंड को समझना
कि क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था। सो यू कम टू नो कि आप ख़बरों में सुनते होंगे कि फ़लाँ जो इवेंट हुआ है जिसमें किसी को नुकसान पहुंचाया गया, गोली मारी गई या कुछ ऐसा इवेंट हुआ है, अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है, तो उसको फोरेंसिक के लिए लैब में भेज दिया गया है। सो बेसिकली वो वहाँ पर फोरेंसिक मेडिसिन या डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने फोरेंसिक मेडिसिन में क्वालिफिकेशन की होती है। अब तो फोरेंसिक मेडिसिन के एक स्पेशलिस्ट अलग से आ रहे हैं जो कि अलग से उनकी डिग्रीज़ हैं इसमें, और वो स्पेशलिस्ट ही फोरेंसिक साइंसेस के अंदर है। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैसे हुआ। फॉर एग्जांपल कराची में जो एयर क्रैश हुआ था उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एक फोरेंसिक टीम गई थी कि जिन्होंने फोरेंसिक डाटा की बेसिस पर और जेनेटिक डाटा की बेसिस पर आइडेंटिफाई किया था कि ये जो बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं ये किन ऑर्गन्स किन लोगों के हैं, ये ऑर्गन्स किन से मैच करते हैं। तो वहाँ पर हमने फोरेंसिक परफॉर्म किया। देन साइंस ऑफ लॉ, दैट इज़ द ज्यूरिस्प्रूडेंस, मीन्स के लॉ यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेडिको लीगल केसेस आ जाते हैं कुछ ऐसे कि जिसके अंदर किसी पेशेंट को अगर बुलेट लगती है और उसके पीछे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का बैकग्राउंड है, तो आप उसमें आप मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस या मेडिकल लॉ को स्टडी करते हैं कि उस पेशेंट को कैसे डील करना है। फॉर एग्जांपल कुछ अरसे तक ये लॉ था कि अगर कोई पेशेंट विद अ बुलेट इंजरी आ रहा है तो आप उसको जो है तब तक ट्रीट नहीं करेंगे जब तक आप पुलिस को कॉल नहीं कर लेंगे। सो अब उसमें कुछ एडवांसमेंट आई है कि एमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर जो रेस्क्यू 1122 है पाकिस्तान के अंदर, दे हैव द प्रिविलेज टू स्टार्ट द मेडिकल केयर विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ calling the police, but still it is practiced in certain parts of Pakistan, so you must study the science, the law and the medicine. Then evidentiary medicine is about research and medicine, यानी कि आप देखते हैं कि आपने एक पेशेंट है या आप स्टडी के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ स्टडी कर रहे होते हैं और वो आप एविडेंशियरी मेडिसिन में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक पेशेंट को एक मेडिसिन दे रहे हैं, सर्टेन मेडिसिन दे रहे हैं और उसमें कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, then you change certain quantity of dose and you check कि if the response is better or not, and you record the sequence कि मैंने ये changes की तो उससे ये फ़र्क आया, अच्छा आया उसका आप रिकॉर्ड रखते हैं, बुरा आया उसका रिकॉर्ड रखते हैं, और आप एक रिसर्च पेपर भी प्रेजेंट कर सकते हैं और पोस्टर प्रेजेंट कर सकते हैं। सो एविडेंशियरी मेडिसिन के अंदर आप एक तरह से रिसर्च भी कर रहे होते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, और ये आप इसके अंदर सीखेंगे कि ये कैसे करनी होती है। देन अगेन द डिसिप्लिन ऑफ चॉइस, इट्स अबाउट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका कौन से सब्जेक्ट्स किस पॉइंट पर लेकर आए। इट्स अबाउट डिसिप्लिन ऑन चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स प्रपोज बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। ये इसमें मोस्टली जो है सारे सब्जेक्ट्स तो आपने करने ही हैं, कोई सब्जेक्ट मिस करने वाला नहीं है, लेकिन इसमें हम जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट हो सकता है एज़ पर द रूल्स एंड और एज़ पर द डिसीजन ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। So this is 10th semester and it is the last semester. After that you get into the practical field, or during these final semesters 7th 8th 9th 10th you start exposure to the hospitals, और as a student remember आपने observe करना होता है, आपने पेशेंट्स को ऑब्ज़र्व करना होता है, आपने सारी चीज़ों को, आपने मेडिकल स्टाफ को भी ऑब्ज़र्व करना होता है। यू आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म एनी क्लिनिकल स्किल ऑन द पेशेंट्स ड्यूरिंग योर स्टडीज़। सो यहाँ पर आप ऑब्जर्वरशिप करेंगे और मेडिकल स्टाफ को, हेल्थ केयर स्टाफ को देखेंगे कि वो किस तरह से चीज़ों को डील कर रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको करिकुलम की और अपनी जो मेडिकल जर्नी है, जो बहुत ही मज़ेदार और लॉजिकल और साइंटिफिक जर्नी है, आपको उसकी समझ आ गई होगी कि ये कैसे होगी, किस तरह से आप प्रोसीड करेंगे। और आई होप यू विल एंजॉय द प्रोसेस एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।